जनीता बेटा रिवाइज तो आप खुद करें ना, अगर रिवाइज करें आप उसमें कोई मसला है तो आप मुझसे पूछिए। were you there in the last class जनीता? ठीक है, तो आपने रिवाइज किया था घर पे? तो बेटे रिवाइज तो आपने खुद करना है ना, रिवाइज करें, कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछिए। ऑलराइट ऑलराइट बेटा, सो लेट्स मूव ऑन। आई एम स्टार्टिंग द स्क्रीन शेयरिंग। अच्छा, ये हमने फॉर्मेट की बात कर ली थी, राइट? अगर कोई माइक पे बता दे बेटा। जी सर, वही कर रहे थे। हाँ, ये फॉर्मेट हमने कहाँ तक डिस्कस किया बेटा, जरा मुझे बताएंगे? सर प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, थैंक यू बेटा। सो प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स तक हमने फॉर्मेट डिस्कस कर लिया था। अच्छा, मैं पहले भी बता चुका हूँ और मैं फिर बता रहा हूँ कि अगर आपको इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए आए, सो दिस इज वेयर यू एंड। प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इनकम स्टेटमेंट आपकी यहीं तक है, यानी कि 60,000 तक। आगे का जो सेक्शन है जो शो हो रहा है वो मैं एक्सप्लेन यहाँ करूंगा, लेकिन शो कहीं और होगा। तो शो कहाँ होता है? जिन बच्चों को एएस अकाउंटिंग याद है वो फिर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में जाके पूरा सेक्शन शो होगा, ठीक है? एक्सप्लेन यहाँ क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि एक दफा जब हम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं तो प्रॉफिट के साथ कंपनीज में क्या होता है, प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है, वो फिर हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? ताकि हम प्रॉफिट के साथ जितनी भी चीजें कंपनी अकाउंट्स में होती हैं वो एक साथ डिस्कस कर लें। सो डिस्कशन यहाँ पे, प्रेजेंटेशन कहीं और है। रिमेंबर, इनकम स्टेटमेंट हमारी एंड हो चुकी है प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स के ऊपर, ठीक है? ऑलराइट, तो ये बात मैंने लास्ट क्लास में बताई थी कि टैक्सेशन की फिगर कहाँ शो हो रही होती है। माइक पे बताना बेटा कोई। नहीं सर, उसको कैलकुलेट ही कर रहे थे, फिर आपने बोला था कंटिन्यू करें। ठीक है, ठीक हो गया, ठीक हो गया, थैंक यू बेटा। ऑलराइट, सो लास्ट क्लास के अंदर हमने इशू ऑफ शेयर्स की बात करी थी, इफ यू रिमेंबर, ठीक है? तो उसमें हम बैंक डेबिट कर रहे थे, बैंक हम डेबिट कर रहे थे इशू वाली वैल्यू से, यानी कि सेलिंग प्राइस से। और ओएससी और पीएससी क्रेडिट कर रहे थे पार वैल्यू से। और शेयर प्रीमियम हम क्रेडिट कर रहे थे इशू माइनस पार का फॉर्मूला था। इससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे। अच्छा, अब ये जो ओएससी, पीएससी और शेयर प्रीमियम है, ये कैपिटल का पार्ट है, तो ये इक्विटी सेक्शन में चला जाता है। तो जब आप बैलेंस शीट के अंदर एसओएफपी बना रहे होंगे, यानी कि तो एसओएफपी के अंदर जो इक्विटी वाला सेक्शन होगा, अभी तक की चीजें हमने क्या देख ली कि ओएससी कैसे आता है, पीएससी कैसे आता है और शेयर प्रीमियम कैसे आता है, ठीक है? तो यही बैलेंसेस उठ के वहां पे चले जाएंगे इक्विटी सेक्शन में। अच्छा, सो स्पीकिंग ऑफ कॉर्पोरेशन टैक्स, देखो बेटा टैक्स के बारे में एक बात याद रखिएगा। देखो प्रोसीजर चलता कैसे है, एग्जामिनेशन हॉल में तो आपके लिए बड़ा आसान होता है कि आधे पेज का ट्रायल बैलेंस है, आधे पेज की एडिशनल इन्फो है, आधे घंटे में आप इनकम स्टेटमेंट एसओएफपी बना के सवाल कंप्लीट कर देते हो। लेकिन रियल लाइफ में प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। इवन फॉर अ स्मॉल स्केल कंपनी द ट्रायल बैलेंस एक्सटेंड्स ओवर हंड्रेड्स ऑफ पेजेस। तो ये एक या दो दिन की बात तो है ही नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना।
ऑल्दो कंपनी का पूरा फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग होता है जिसमें काफ़ी लोग बैठे हुए होते हैं, बट फॉर इवन अ स्मॉल कंपनी जिनके हंड्रेड्स ऑफ पेजेस पे ट्रायल बैलेंस, उनकी एडजस्टमेंट्स भी उसी हिसाब से ही होंगी, फिर जाहिर है। तो इट टेक्स टाइम, और लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। आई रिमेंबर मैं ICI के ऑडिट के ऊपर जब था तो तकरीबन 25,000 पेजेस का तो उनका ट्रायल बैलेंस था। तो ऑफ कोर्स कंप्यूटराइज्ड हो गई हैं बहुत सारी चीज़ें और काफ़ी बड़ा फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, बट स्टिल इट टेक्स टाइम। तो कंपनीज एक्ट 3 महीने का टाइम देता है इनकम स्टेटमेंट और SOFP प्रिपेयर करके शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्म करने के लिए। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका ईयर एंडेड December 31, 2019, तो आपके पास 3 महीने तक का टाइम होगा, यानी कि March 31, 2020 तक का, जिसमें आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोड्यूस करके शेयर होल्डर्स तक कम्युनिकेट करनी होगी। अच्छा बेटा, किसी को कोई भी सवाल है तो माइक पे पूछ ले, चैट अभी नजर नहीं आ रही है मुझे। ओके, ऑलराइट। तो समझने की बात क्या है कि प्रॉफिट हमें पता चलता है ईयर एंड के बाद। December 31 है ना, हम कहीं जाके जनवरी, फरवरी या मार्च में फाइनल अकाउंट्स कंप्लीट करेंगे, तब हमें पता चलेगा अच्छा ये है प्रॉफिट। तो जब प्रॉफिट पता चलेगा तो टैक्स उसी के ऊपर कैलकुलेट होगा ना। तो इस साल का टैक्स नेक्स्ट ईयर पे होता है। तो वो जो टैक्सेशन की फिगर होती है वो ईयर के एंड तक अनपेड होती है। गॉट इट? क्यों? क्योंकि December 31, 2019 अगर ईयर एंड है तो जनवरी, फरवरी, मार्च में तो जाके प्रॉफिट पता चलेगा हमें, और उसके बाद ही उस पर टैक्स कैलकुलेट होगा। तो इस साल का टैक्स जो है वो नेक्स्ट ईयर पे होता है, यानी कि साल के एंड में अक्रूड होता है वो टैक्स, अनपेड होता है वो टैक्स। तो कॉर्पोरेशन टैक्स का बिल्कुल अक्रूड एक्सपेंस वाला ट्रीटमेंट होगा। कौन मुझे बताएगा माइक पे, अक्रूड एक्सपेंस कहाँ गिवन होता है, ट्रायल बैलेंस में या एडिशनल इन्फो में? एडिशनल इन्फो। शाबाश, एडिशनल इन्फो में अक्रूड एक्सपेंस गिवन होता है, और यही अक्रूड एक्सपेंस उठ के IAS में भी चला जाता है और SOFP में करंट लायबिलिटी में भी आ जाता है। तो सेम इज द केस विद टैक्सेशन। तो मैंने आपसे कहा था फॉर्मेट अपने पास रजिस्टर में कॉपी कर लें, फिर इस फॉर्मेट के साथ साथ आपने कॉर्पोरेशन टैक्स से आगे 1 लिखे ऐसे, और फिर इस तरह से कॉर्पोरेशन टैक्स के बारे में इस तरह से बना लें कि ये एडिशनल इन्फो में गिवन होगा, या क्योंकि अनपेड होता है, ये अक्रूड होता है, और यही अमाउंट IAS में भी आ जाएगा और SOFP में भी करंट लायबिलिटी में आ जाएगा, जस्ट लाइक अक्रूड एक्सपेंस। जी बेटा, अगर किसी का कोई सवाल है, किसी को नहीं समझ में आया तो मुझसे दोबारा पूछ लें। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। 5, 4, 3, 2, 1। कॉर्पोरेशन टैक्स का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 5, 4, 3, 2, 1। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन। अच्छा, टैक्स हो गया आपका। अच्छा, मैक्सिमम कभी कभी ना किसी एक आध सवाल में वो ऐसे भी तंग कर देगा कि टैक्स का रेट दे देगा कि 40% टैक्स है। तो अभी तक का प्रॉफिट कितना है? 100,000। तो 100,000 का 40% लेके 40,000 टैक्स निकाल लिया, लेकिन 90% सवाल में फिगर दे देता है वो टैक्स। ऑलराइट। अच्छा, अब हम बात करते हैं ट्रांसफर टू रिजर्व्स की। तो ट्रांसफर टू रिजर्व्स के साथ लिखिए नंबर 2। अच्छा, कंपनीज जो हैं ये रिजर्व्स क्यों बनाती हैं? सबसे पहली बात देखो यार, जिस तरह एक इंडिविजुअल सेविंग करता है ना, मिसाल के तौर पे 1 लाख तनख्वाह है किसी की, 30,000 के आपके एक्सपेंसेस हैं, तो 1 लाख माइनस 30,000, 70,000, या 70,000 के एक्सपेंस कर लो, बल्कि बहुत कम हो गए। 1 लाख की तनख्वाह और 70,000 के एक्सपेंसेस हैं, तो अब 30,000 बच गया, राइट? अब 30,000 का क्या किया जाए? क्या सारे पैसे उड़ा दिए जाएं? तो ये जाहिर सी बात है एक अच्छी अप्रोच नहीं है। तो एक इंडिविजुअल भी सेविंग करता है ना, कुछ अमाउंट निकाल के अलग कर देगा, उसको इन्वेस्ट कर देगा कहीं, या उसको कहीं सेपरेट कर दिया बाकी सारी चीज़ों से कि यार खर्चा नहीं करना। अब वो सेविंग करने का क्या मकसद होता है? हो सकता है गाड़ी लेनी, हो सकता है घर लेना, ठीक है,
या हो सकता है जी कोई और छोटे मोटे एक्सपेंसेस हो, घर की रेनोवेशन, तो ये स्पेसिफिक रीजन हो गया। या हो सकता है कोई स्पेसिफिक रीजन ना हो, जस्ट फॉर द रेनी डेज, कि खुदा ना खास्ता कोई पूरी हैपनिंग हो जाती है आपके साथ, एकदम से पैसों की जरूरत पड़ सकती है, तो ये सेविंग होनी चाहिए। तो कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है, जनरल पर्पस। तो ये सेविंग्स क्यों चीज की जाती है? ताकि फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रेंथन हो। यही काम कंपनीज भी करती हैं। तो कंपनीज भी कुछ अमाउंट प्रॉफिट से हटा देंगी और उसको एक सेपरेट रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगी। इसको बोलते हैं ट्रांसफर टू रिजर्व्स। सो ट्रांसफर टू रिजर्व्स आर बेसिकली डन टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रेंथन हो। अब जिस तरह एक इंडिविजुअल था, हो सकता है कोई स्पेसिफिक रीजन हो तो स्पेसिफिक रिजर्व बनता है, और हो सकता है कोई स्पेसिफिक रीजन ना हो तो जनरल रिजर्व बनता है। सवालों में हमेशा जनरल रिजर्व भी आता है, लेकिन स्पेसिफिक रिजर्व भी बता रहा हूँ क्योंकि कुछ टेक्स्ट बुक्स में मेंशन हुआ होता है। किसी भी साल एग्जामिनर ने अगर एकदम से कोई चीज दे दी तो आपको वो चीज एलियन ना लगे। ट्रीटमेंट दोनों का सेम ही है बिल्कुल, क्योंकि दोनों में आप सेविंग कर रहे हैं, प्रॉफिट से अमाउंट निकाल देंगे, इसीलिए हो रहा है लेस। तो ट्रांसफर टू रिजर्व्स के ऊपर आप हमें एक क्वेश्चन जरा देखते हैं। तो बेटा ये क्वेश्चन आपके सामने है, जरा ये क्वेश्चन गौर से पढ़ लीजिए। सर ये क्वेश्चन हमने कर लिया है। तो यार जब मैं शुरू में पूछ रहा था कि ट्रांसफर टू रिजर्व्स हो गया, आप लोग कह रहे थे नहीं हुआ, सिर्फ टैक्सेशन तक हुआ। नहीं सर, हो गया ये क्वेश्चन कर लिया है। हो गया, ठीक है, ऑलराइट। तो जरा जल्दी से इसको रिकैप कर दें भाई। इनकम स्टेटमेंट में कौन सी वैल्यू जाएगी, जल्दी बताइए क्विकली माइक पे। बताइए बेटा, हरी आप। इनकम स्टेटमेंट अप्रोप्रिएशन अकाउंट में कौन सी फिगर जाएगी? यामीन माइक पे बताओ बच्चों। सर 1 मिनट जी। यासिर कुछ कह रहे थे, आपकी आवाज सही से नहीं आई, दोबारा बोले। 20,000 जनरल रिजर्व्स। और एसेट रिप्लेसमेंट रिजर्व का सर 10। शाबाश। और वो एसओएफपी में टोटल हो जाएगा एसेट रिप्लेसमेंट का 80 और वो उसका हो जाएगा 50 जनरल रिजर्व्स का एसओएफपी। वेरी गुड, ठीक है। तो ये इस साल का ट्रांसफर होता है, आर टू बी ट्रांसफर, ये करंट ईयर के ट्रांसफर्स हैं। तो ये आपका आईएस अप्रोप्रिएशन में जाएगा, जिसको मैंने आपको बताया कि 100 से में शो करते हैं आप। और ये आपके ओपनिंग बैलेंसेस होते हैं, ऑलरेडी कितनी सेविंग्स अभी तक हो चुकी हैं इन रिजर्व्स में। सो आईएस अप्रोप्रिएशन में एडिशनल इन्फो वाली फिगर चली जाती है, तो ट्रांसफर टू रिजर्व्स में ये 10,000 इन द एसेट रिप्लेसमेंट रिजर्व और 20,000 इन द जनरल रिजर्व। सो 10,000 इन द एसेट रिप्लेसमेंट रिजर्व, 20,000 इन द जनरल रिजर्व। और एसओएफपी में दोनों वैल्यूज ऐड करके, क्योंकि जनरल रिजर्व में 30 का ऑलरेडी बैलेंस था, हमने 20,000 का और प्रॉफिट से निकाल के जनरल रिजर्व में डाला तो 50 हो गया, और एसेट रिप्लेसमेंट रिजर्व में 70 प्लस 10 80 हो गया। तो ये एसओएफपी का ये था, राइट। तो समरी मैंने लास्ट क्लास में आई थिंक आपको बताई थी कि इनकम स्टेटमेंट अप्रोप्रिएशन अकाउंट यानी कि 100 के अंदर जो एडिशनल इन्फो वाली फिगर होगी वो करंट ईयर का ट्रांसफर होता है, वो चला जाएगा। और एसओएफपी के अंदर ये जो एडिशनल इन्फो वाली फिगर है और ट्रायल बैलेंस वाली फिगर है, ये दोनों प्लस करके जाता है। तो ये समरी थी, ठीक है, ऑलराइट। तो ये लास्ट क्लास में डिस्कस हो गई थी बात। ओके, लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट आइटम क्या है हमारे पास? डिविडेंड्स, ठीक है। अब डिविडेंड्स के ऊपर ये नाउ टू बी शोन अंडर फाइनेंस कॉस्ट का जो लिखा है ना, इसके सामने लिख दीजिएगा आप
अगर ये रिडीमेबल हो तो ऊपर चला जाएगा, नॉन रिडीमेबल हो तो नीचे रहेगा। ये फिर बाद में बात करूंगा मैं इसके ऊपर डिटेल, पहले सिर्फ कैलकुलेशन के ऊपर बात कर रहा हूँ। प्रेफरेंस डिविडेंड की पहले मैं बात करूंगा, ठीक है। अच्छा बेटा जरा पहले मुझे बताइए कि यहाँ तक क्लियर है बच्चों? बेटा जरा चैट पे मुझे ओके लिख दीजिए अगर यहाँ तक क्लियर है सब कुछ तो। क्विकली हरी अप। टैक्सेशन और ट्रांसफर टू रिजर्व्स तक बेटा। और बेटा अगर कोई क्वेरी है, किसी को नहीं समझ में आया तो दोबारा पूछ लें। ठीक है, थैंक यू। ऑलराइट, अच्छा प्रेफरेंस डिविडेंड से भी पहले हम बात करेंगे ऑर्डिनरी डिविडेंड पे। पहले दो किस्म के ज़ाहिर शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंस एंड ऑर्डिनरी। ऑलराइट, सो पहले ऑर्डिनरी डिविडेंड्स की बात करेंगे। अच्छा इसके लिए बेटा दो ट्रीटमेंट्स हैं, इसका ओल्ड ट्रीटमेंट और एक न्यू ट्रीटमेंट है। एएस में भी आपको बताया था मैंने। तो दोनों आपने तो करना है न्यू ट्रीटमेंट है ऑफ कोर्स। तो न्यू ट्रीटमेंट को पिछले तकरीबन 7-8 सालों से आ रहा है। तो लास्ट 7 to 8 ईयर्स में आपको ये न्यू ट्रीटमेंट मिलेगा। ओल्ड ट्रीटमेंट जो है आपको पुराने सवालों में मिलेगा। तो ओल्ड ट्रीटमेंट भी मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब जाहिर सी बात है हम पुराने सवालों को भी प्रैक्टिस करेंगे तो फिर वहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो जाए, आप खुद ही से डिफरेंस मेकआउट कर पाएँ। बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। ऑलराइट, सो इसके लिए भी एक क्वेश्चन है आपके सामने। ये क्वेश्चन है, ये पढ़ लीजिए बेटा पूरा। इस क्वेश्चन में मैं सारी डिविडेंड्स की कैलकुलेशन, ओल्ड और न्यू ट्रीटमेंट, इंटरिम क्या होता है, फाइनल क्या होता है, ये सब बताऊंगा। ऑलराइट, तो बेटा हमें ओएससी की वैल्यू दी हुई है $100,000। अच्छा, ऑर्डिनरी डिविडेंड जो ट्रायल बैलेंस में आ रहे हैं ना, ये पेड होते हैं। जो डिविडेंड हम पे कर चुके हैं, ठीक है, क्योंकि जिस तरह एक्सपेंसेस का होता है ना, सेम वही उसी तरह से आप समझिए कि जो एक्सपेंसेस पेड हो चुके होते हैं वो ट्रायल बैलेंस में आ रहे होते हैं, ठीक है। और जो एक्सपेंसेस पे नहीं हुए हुए होते, फॉर द ईयर के एक्सपेंसेस होते हैं, अक्रूड एक्सपेंसेस होते हैं, वो एडिशनल इन्फो में आ रहे होते हैं। तो ये जो प्रोपोज डिविडेंड है ये अनपेड डिविडेंड होता है, साल के एंड का डिविडेंड जो एंड में आप प्रोपोज करते हैं। तो ये डिक्लेयर्ड होता है एट द एंड ऑफ द ईयर। और ये होता है अनपेड, तो अक्रूड की तरह ही एडिशनल इन्फो में मौजूद होगा। अच्छा अब सिंपल सी कहानी है बेटा कि हमने जो डिविडेंड ऑलरेडी पे कर दिया है, अगर मैं ओल्ड ट्रीटमेंट की बात कर रहा हूं पहले, तो जो पुराने सवालों में होता था, तो ये जो पेड डिविडेंड है ना, इसको हम बोलते थे इंटरिम। इंटरिम डिविडेंड वो डिविडेंड होता है जो आप साल के दौरान पे कर चुके होते हैं। क्योंकि हो सकता है कि आपको प्रॉफिट्स काफी हो रहे हो, तो आपने 4 या 6 महीने के बाद कुछ डिविडेंड साल के बीच में दे दिया हो। और कुछ कंपनीज करती हैं, कुछ कंपनीज तो इवन क्वार्टरली डिविडेंड भी देती हैं। पाकिस्तान में जिस तरह फौजी फर्टिलाइजर वगैरह हो गए, तो हैं अच्छी कंपनीज हैं वो जो कुछ क्वार्टरली डिविडेंड भी देती हैं आपको, ठीक है। और कुछ कंपनीज ईयर के एंड में भी देती हैं। एनीवेज,
तो जो अगर पहले मैं बात करूं बेटा ओल्ड ट्रीटमेंट की, याद रखिएगा ओल्ड ट्रीटमेंट की पहले बात हो रही है। तो जो डिविडेंड हमने पे कर दिया वो ड्यूरिंग द ईयर पे कर दिया और ड्यूरिंग द ईयर डिक्लेयर हुआ है, उसी दौरान वो पे हो चुका है। इसको कहते हैं इंटरिम डिविडेंड, साल के बीच का डिविडेंड, ये पे हो चुका है। तो पे हो चुका है तो ये ट्रायल बैलेंस में शो हो रहा होगा। जो डिविडेंड साल के एंड में डिक्लेयर होता है वो अनपेड होता है। क्यों अनपेड होता है? वही टैक्सेशन वाली बात कि ईयर एंड है आपका 31 दिसंबर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते बनते जनवरी फरवरी हो जाएगा, आपको नेक्स्ट ईयर 2020 पे आ गए आप। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग कॉल की जाएगी, वहां पे डिविडेंड प्रपोज करके उसको अप्रूव किया जाएगा। तो इस साल का डिविडेंड जो फाइनल डिविडेंड होता है वो नेक्स्ट ईयर पे होता है और ये डिक्लेयर भी इनफैक्ट नेक्स्ट ईयर ही होता है। सो इस साल का जो डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है एंड ऑफ द ईयर में वो अनपेड है, वो नेक्स्ट ईयर पे होगा, टैक्सेशन की तरह अक्रूड है बिल्कुल, क्योंकि प्रॉफिट ये हमें बाद में पता चला है, डिविडेंड भी बाद में डिक्लेयर हुआ है। तो जो ओल्ड ट्रीटमेंट है वो ये कहता है कि जो करंट ईयर के डिविडेंड है ना वो हमें सारे रिकॉर्ड करने हैं। तो करंट ईयर का इंटरिम और करंट ईयर का फाइनल। सो सिर्फ ओल्ड ट्रीटमेंट पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे बेटा, न्यू ट्रीटमेंट को भी नहीं पढ़े, कंफ्यूज हो जाएंगे आप, ठीक है। सो ओल्ड ट्रीटमेंट में क्या करना है? डिविडेंड रिलेटिंग टू करंट ईयर, डिविडेंड रिलेटिंग टू करंट ईयर। तो इस साल का डिविडेंड कौन सा है? एक तो इंटरिम डिविडेंड है करंट ईयर का जो कि 5000 था, और इस साल का एक फाइनल डिविडेंड है, तो फाइनल डिविडेंड ऑफ करंट ईयर जो कि है 7%। तो 7% 100,000 पे अप्लाई हो जाएगा, तो 7,000 आ जाएगा, क्योंकि डिविडेंड की जो परसेंटेज होती है वो हमेशा शेयर की पार वैल्यू पे लगती है। जिस तरह इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हो ना आप, लोन की अमाउंट पे लगता है, इस तरह ये ओएससी की अमाउंट पे लग जाएगा। तो ये बन गया 7,000। तो 5,000 इस साल के दौरान दे दिया, 7,000 अभी पे करना है, तो टोटल डिविडेंड हो गया 7,000, सॉरी 7 + 5 12,000, ये हो गया टोटल डिविडेंड। ठीक है बेटा, ये चला जाएगा इनकम स्टेटमेंट अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और इसमें से अनपेड कौन सा वाला है? फाइनल वाला अनपेड है, रिमेंबर, ये मैंने यहाँ पर बात करी थी कि ये अनपेड होता है, तो ये करंट लायबिलिटी में आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, आईएएस अप्रोप्रिएशन में इंटरिम ऑफ करंट ईयर एंड फाइनल ऑफ करंट ईयर, और क्योंकि फाइनल ऑफ करंट ईयर नहीं पे हुआ तो वो करंट लायबिलिटी में भी आ जाएगा। और फिगर्स कहाँ से आती हैं? इंटरिम वाली फिगर आएगी ट्रायल बैलेंस से, क्योंकि ये पेड हो चुकी है। फाइनल वाली फिगर आएगी एडिशनल इन्फो से, क्योंकि ये अनपेड है। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट इज। तो आई होप बेटा एक क्वेश्चन का भी पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें। 5 4 3 2 1, और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 5 4 3 2 1। जी बेटा, पहले जरा मुझे ये बताइएगा कि ओल्ड ट्रीटमेंट समझ में आया कि नहीं आया। अगर नहीं आया तो मुझसे आप दोबारा से पूछ लीजिए, क्या चीज समझ में नहीं आई मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। और अगर समझ आ गया है तो मुझे ओके का मैसेज चाहिए बेटा सब लोगों का। हरी अप, क्विकली बेटा, क्विकली। हरी अप बच्चों, क्विकली। ठीक है, मैं करता हूँ अभी मारू। और किसी का कोई सवाल बेटा? बेटा बाकी लोग भी जरा जल्दी से जवाब दीजिए, क्विकली, हरी अप। हरी अप बच्चों, अनपेड वाली बात रिपीट करते हैं। ठीक है, मैं भी करता हूँ। अब्दुल राफे शेख और मनाहिल, सॉरी मारू, अभी मैं रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, ऑलराइट।
अच्छा बेटा ये देखो, बिल्कुल इसको एक्सपेंस की तरह समझो। अब्दुल राफी एंड मारू प्लीज ओपन योर माइक्स। जी सर। बेटा ये बताओ, जो एक्सपेंसेस जो पेड हो जाते हैं वो ट्रायल बैलेंस में होते हैं या एडिशनल इन्फो में? ट्रायल बैलेंस। बिल्कुल ठीक है। तो जो डिविडेंड पेड हो गया वो भी ट्रायल बैलेंस में गिवन होगा, क्योंकि डबल एंट्री हो चुकी होगी ना, कैश बैंक क्रेडिट डिविडेंड डेबिट। ठीक हो गई बात ठीक है। अब्दुल राफी? तो पुराने वाले मेथड से ये इंटरिम डिविडेंड होता था जो इस साल डिक्लेयर किया है आपने साल के दौरान। जो डिविडेंड साल के दौरान डिक्लेयर करके पे कर दिया उसको हम इंटरिम डिविडेंड कहते थे। अब्दुल राफी क्लियर है ये बात? ठीक है सर। फिर साल के एंड में जब प्रॉफिट कैलकुलेट होता है तो साल के एंड में फिर डिविडेंड अनाउंस किया जाता है कि यार ये मजीद डिविडेंड और ये रहा। तो वो क्योंकि दिसंबर 31 को ईयर एंड हो चुका है ना, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी है जनवरी फरवरी मार्च में जाके, तो प्रॉफिट ही बाद में पता चला तो डिविडेंड भी बाद में डिक्लेयर हुआ और पे भी अगले साल होगा। अग्रीड अब्दुल राफी? जी जी। तो क्योंकि ये अक्रूड होता है तो अक्रूड एडिशनल इन्फो में गिवन होगा, अक्रूड एक्सपेंस की तरह, अनपेड डिविडेंड है ये। सही है बेटा? जी सर। तो ये पे होगा नेक्स्ट ईयर। ओके। जी मारू जरा माइक पे बताइएगा, समझ आ रहा है बेटा? यस सर क्लियर है। ठीक है, ये पे होगा नेक्स्ट ईयर। ऑलराइट, तो ये बात हो गई। अब हम आते हैं न्यू ट्रीटमेंट पे। न्यू ट्रीटमेंट भी बहुत आसान है भाई, कोई ऐसी बात है ही नहीं इसमें। न्यू अप्रोच ये कहती है, वैसे तो ये इंटरनेशनली फॉलो होता आ रहा है 2003 से, अराउंड 2003 से, लेकिन कैम्ब्रिज ने इसको काफी देर से अडॉप्ट किया। न्यू ट्रीटमेंट ये कहता है कि भाई डिविडेंड हम वो वाला रिकॉर्ड करेंगे जो पे हो गया, डिविडेंड हम वो रिकॉर्ड करेंगे जो कि पे हो गया। तो क्योंकि अक्रूड जो प्रोपोज डिविडेंड होता है ये पे नहीं हुआ होता, तो इसको इग्नोर कर दो, इस साल लेना ही नहीं है। यानी कि जो इस साल डिविडेंड डिक्लेयर किए हैं वो जाएंगे बुक्स में। गौर से सुनना, इस साल डिविडेंड कौन से वाले डिक्लेयर होंगे? इंटरिम ऑफ करंट ईयर एंड फाइनल ऑफ लास्ट ईयर। जो आपने डिविडेंड अनाउंस किए हुए होंगे वो कौन से अनाउंस किए हुए होंगे? इंटरिम ऑफ करंट ईयर, क्योंकि वो तो साल के दौरान ही आपने अनाउंस करके पे कर दिया, और लास्ट ईयर का फाइनल डिविडेंड इस साल के शुरू में अनाउंस हुआ है ना, तो वो रिकॉर्ड होगा। क्यों? ये फिर जब मैं IAS 10 में जाऊंगा ना तो वहां मैं ज्यादा डिटेल में बात करूंगा कि इसकी लॉजिक क्या है। फिलहाल अभी हम सिर्फ रिकॉर्डिंग सीख रहे हैं, तो ये बस समझ लें कि न्यू अप्रोच ये कहती है कि हमने कौन सा डिविडेंड रिकॉर्ड करना है जो डिविडेंड डिक्लेयर किया या अनाउंस किया है इस साल ड्यूरिंग द करंट ईयर। तो इस साल आपने कौन सा अनाउंस किया? इंटरिम डिविडेंड। और लास्ट ईयर जो दिसंबर 31 पूरी हुई है उसका डिविडेंड इस साल के शुरू में जनवरी फरवरी मार्च में आपने अनाउंस किया होगा। तो इंटरिम ऑफ करंट ईयर एंड फाइनल ऑफ लास्ट ईयर, वो डिविडेंड आपने इस साल रिकॉर्ड करना होगा। और क्योंकि डिविडेंड पे करने के लिए आपके पास मैक्सिमम 3 4 5 मंथ्स में पे हो जाता है, 3 मंथ्स में जनरली पे हो जाता है डिविडेंड, 3 महीने के अंदर अंदर पे हो जाता है डिविडेंड। तो जो लास्ट ईयर का फाइनल डिविडेंड इस साल के शुरू में जनवरी फरवरी में अनाउंस हुआ है वो भी मिड ऑफ द ईयर तक आराम से पे हो चुका होगा। और इंटरिम डिविडेंड जो साल के दौरान आपने अनाउंस किया वो भी साल के एंड से पहले पहले पे हो चुका होगा। तो दोनों पेड डिविडेंड होते हैं ये। जी सर बेटा। ये न्यू ट्रीटमेंट वाली बात समझ में नहीं आई, क्या कहना चाह रहा है? अच्छा दोबारा बता, दोबारा सुनो। देखो बेटा, पुराने ट्रीटमेंट में क्या था कि जो इस साल से रिलेटेड डिविडेंड है ना वो जाएगा। न्यू ट्रीटमेंट में क्या कह रहे हैं? इस साल से रिलेटेड नहीं जाएगा, जो इस साल डिक्लेयर्ड है या यानी अनाउंस्ड 7,000 है। हाँ, तो इस साल जो डिक्लेयर्ड और अनाउंस कौन सा वाला है बेटा? जो 7,000 लास्ट ईयर का फाइनल होगा वो इस साल के शुरू में डिक्लेयर होगा। अच्छा 5,000 वाला। नहीं, अभी तो मैं इस वाले एग्जाम्पल पे आया ही नहीं हूं, मैं जनरल बात कर रहा हूँ फिलहाल।
मैं फिलहाल जनरल बात कर रहा हूँ, अभी सर एग्जाम्पल से एग्जाम्पल रिलेट। लेने नहीं समझ में आ रहा। सुनो तो मेरी बात, अभी तो मैंने कोई फिगर्स के साथ एग्जाम्पल भी दूंगा, लेकिन पहले जरा जनरल अप्रोच समझो। इस साल डिविडेंड अनाउंस कौन सा हुआ है? लास्ट ईयर जो दिसंबर 31 अगर ईयर एंड था, तो उस जी, साल ठीक का है। डिविडेंड जनवरी फरवरी मार्च में अनाउंस हुआ। सही है, तो दिस इज फाइनल ऑफ लास्ट ईयर। ठीक है। और इस साल का इंटरिम तो था ही इसी साल का, वो साल के हाँ वो बीच में अनाउंस announce हुआ होगा। अब जो, ठीक है, अभी मैंने नेक्स्ट अभी ईयर में फिगर से जाएगा। रिलेट मत करो, अभी कॉन्सेप्ट समझो। इंटरिम भी करंट ईयर का और फाइनल लास्ट ईयर का। बात समझ आई है? सही है, यानी लास्ट ईयर का और जो अपकमिंग जो आने वाला है उसमें ईयर का। नहीं, जो लास्ट ईयर का और करंट ईयर का डिविडेंड जो साल के बीच में दे चुके हो, वो कहलाते हैं इंटरिम डिविडेंड। अच्छा, ठीक है। और इस साल का फाइनल डिविडेंड कब अनाउंस हुआ है? साल के बाद ना, अगले साल। जी, तो अगले साल जाएगा, तो हाँ, इसलिए सही। हमने इस साल का फाइनल डिविडेंड को इग्नोर कर देना है। अभी ठीक है कॉन्सेप्ट सर। दिया है, फिगर नहीं बताई है मैंने। बात समझ आ गई बेटा? जी सर, आ गई। यासिर, बात सर समझ आई? सर एक सवाल था। जी जी, बोले बोले बोले। सर अगर पिछले साल का डिविडेंड जो है वो हम इस साल पे ना कर पाए तो हम न्यू ट्रीटमेंट में डालेंगे उसको? नहीं नहीं नहीं, पिछले साल का डिविडेंड ऐसा हो ही नहीं सकता। कंपनीज एक्ट के अंदर है कि आई गेस 3 या 6 महीने में, आई थिंक 3 महीने का टाइम है। आपको 3 महीने के अंदर अंदर डिविडेंड देना ही होता है। सही है सर। नहीं हो सकता, पर पेनल्टी लग सर न्यू जाएगी कंपनी ट्रीटमेंट को। में जो भी अमाउंट कभी हमने भी नहीं हो पे की सकता। हुई वो आएगी जो ट्रायल बैलेंस में दी हुई है। हाँ 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 बिल्कुल, अभी मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट समझे कि इंटरिम ऑफ करंट और फाइनल ऑफ लास्ट क्यों आ रहा है, क्योंकि वो इस साल अनाउंस सर हुआ है। सही है सर। सर एक बात जी बताएं, जी जो बोले। जी बोले 31 यार। दिसंबर को हमने फाइनल किया गया था यार कि हम जितना भी अमाउंट इंटरिम देंगे, लेकिन वो 2-3 महीने बाद हमने दिया, वो पुराना इंटरिम हो गया, डिविडेंड नहीं नहीं, सॉरी। पुराना इंटरिम तो लास्ट ईयर की पे हो चुका होगा ना, और इस साल का इंटरिम इस साल ही पे होगा। इंटरिम डिविडेंड लेकिन तो आप फिर कह रहे हैं ना दिया तो मतलब नेक्स्ट ईयर ना। नहीं 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 नहीं, इंटरिम तो इसी साल पे हो गया। देखो इंटरिम क्या होगा, जो साल के बीच में अनाउंस किया आपने। फॉर एग्जांपल जनवरी से लेकर दिसंबर का कैलेंडर अपने सामने रखो जहन में। मार्च में अनाउंस ठीक है, किया तो जून तक पे हो गया होगा, जून में अनाउंस किया तो सितंबर तक पे हो गया होगा, यहाँ हर सितंबर 2 में महीने अनाउंस बाद। हाँ, सितंबर तक पे हो गया होगा। 2 से 3 महीने में पे हो जाता है डिविडेंड, करना होता है पे। ठीक है, सही है, तो इंटरिम तो पे हो चुका है इस साल का, इसी साल अनाउंस हुआ, इसी साल पे हो गया। फाइनल राइट। एक साल बाद पे हो रहा होता है ना, तो लास्ट ईयर का फाइनल इस साल पे हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 31 दिसंबर का अनाउंस हुआ है और वो आगे 2 महीने बाद जाके फेब में पे हो हाँ रहा है, हाँ हाँ और जो हाँ, तो फेब अगले में जो साल अनाउंस हो रहा है वो उसी साल में पे होगा। हाँ उसी साल पे हो जाएगा जाने 3 महीने के अंदर अंदर। अच्छा, और वो तो मतलब कि पे हो रहा है, मतलब फेब वाला जो 31 दिसंबर का था और फेब का नेक्स्ट ईयर का था, वो ऐड होके आईएस में जाएगा। हाँ हाँ यस, क्योंकि वो ठीक है। हमने क्या लेना है कि इस साल डिक्लेयर हुआ है ना, लास्ट ईयर वाला डिविडेंड डिक्लेयर ही इस साल हुआ है, क्योंकि और जब एसओएफ फाइनेंशियल भी। बन जाती है ना। अभी मैं बता रहा हूँ बेटा, हौसला, यहाँ तक समझ आया? जी आ गया जी, थैंक यू। यू आर वेलकम। ठीक है, तो बेटा याद कर लो, न्यू ट्रीटमेंट में इंटरिम ऑफ करंट ईयर जाता है और फाइनल ऑफ लास्ट ईयर जाता है। बात यहाँ तक हुई है, और ये दोनों डिविडेंड पे हो चुके होते हैं। ये अगली बात है समझने की। इंटरिम ऑफ करंट ईयर भी पे हो चुका है और फाइनल ऑफ लास्ट ईयर भी पे हो चुका है, क्योंकि फाइनल ऑफ लास्ट ईयर डिक्लेयर हुआ है जनवरी फरवरी मार्च के अंदर, तो वो ईयर के मिड तक पे हो चुका होगा मैक्सिमम। और इंटरिम जो साल के बीच का है वो भी साल के एंड से पहले पहले पे हो चुका होगा। तो ये दोनों डिविडेंड वो होते हैं जो पेड होते हैं। तो पेड डिविडेंड ट्रायल बैलेंस में आता है ना भाई, आप सुनो जरा, पेड डिविडेंड ट्रायल बैलेंस में आ रहा होता है। तो न्यू ट्रीटमेंट के हिसाब से ये जो पेड डिविडेंड है, अगर आपको ट्रायल बैलेंस में आ रहा है, तो उसमें इंटरिम ऑफ करंट ईयर भी होगा और फाइनल ऑफ लास्ट ईयर भी होगा, वो भी इस साल पे हुआ है। तो किसी किसी सवाल में उसने दोनों ब्रेक करके अलग अलग दिए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको 3000 इंटरिम ऑफ करंट ईयर दे दिया और फाइनल ऑफ लास्ट ईयर 2000 दे दिया, तो टोटल बन गया 5000। या किसी किसी सवाल में टोटल फिगर दी हुई है इसने डायरेक्टली, बस ऑर्डिनरी डिविडेंड पेड 5000। तो ये अमाउंट उठ के आप आईएस में ले जाओगे, आईएस अप्रोप्रिएशन में। इनफैक्ट कंप्लीट नेम है आईएस अप्रोप्रिएशन, यानी कि सौसे के अंदर, ये शो सौसे में करना होगा।
सही है भाई। तो इंटरिम ऑफ करंट ईयर एंड फाइनल ऑफ लास्ट ईयर, बॉटम लाइन क्या है, ये दोनों पेड हो चुके हैं। तो अगर ये पेड हो चुके हैं तो ट्रायल बैलेंस में गिवन है, तो ट्रायल बैलेंस की फिगर उठा के आईएस में ले जाओ, और ये जो एडिशनल इन्फो की फिगर है ये इग्नोर कर दो। जरा मैं सफाई से लिख दूं इसको, ये नेक्स्ट ईयर जाएगा, तो एडिशनल इन्फो वाली फिगर इग्नोर करने के मार्क्स होंगे। तो बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं जाएगा, एसओएफपी की करंट लायबिलिटी में कोई फिगर नहीं जाएगी, क्योंकि इस साल का फाइनल आपने रिकॉर्ड किया ही नहीं है। इस साल का फाइनल नेक्स्ट ईयर रिकॉर्ड होगा जब वो पे हो जाएगा। तो इस केस में बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं जाता, ठीक है। तो फाइनल या प्रोपोज्ड डिविडेंड ऑफ द करंट ईयर हैज टू बी इग्नोर्ड। तो सिर्फ 5000 का फिगर जाएगा आईएस अप्रोप्रिएशन में, यानी कि 100 के अंदर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में, और ये 7000 का इग्नोर हो जाएगा और बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं जाएगा। ठीक है बच्चों, ऑल गुड। बेटा फर्दर अगर किसी को कोई सवाल पूछना है तो माइक पे पूछ लीजिए, कोई मसला है तो दोबारा पूछ लें, आई विल एक्सप्लेन अगेन। सर आखिर में जो बैलेंस शीट में कुछ नहीं जाएगा वाली बात थी वो रिपीट कर दो। जी बेटा देखो, हमने क्या रिकॉर्ड किया है, इंटरिम ऑफ करंट ईयर एंड फाइनल ऑफ लास्ट ईयर। बेटा माइक पे दोबारा आओ मेरे साथ, जी माइक पे सर। आओ। इंटरिम ऑफ करंट और फाइनल ऑफ लास्ट ईयर दोनों पे हो चुके हैं ना, जी जी। तो लायबिलिटी तो कोई है ही नहीं यहाँ पे, हम्म, तो इसलिए एसओएफपी में कुछ भी नहीं जाएगा। ठीक है। समझ में आ गई बेटा बात? जी जी सर, ठीक है। जी बेटा, और किसी का कोई सवाल है, कोई चीज रिपीट करवानी है, दोबारा समझनी है तो बता दीजिए। ऑल राइट, सर एडिशनल इन्फो वाली बात आ गया समझ, ठीक हो गया। अच्छा भाई, जरा बेटा सब लोग जरा मुझे जल्दी से ओके का मैसेज लिख दीजिए क्विकली। समझ आ गया तो ओके का मैसेज लिख दें, कोई मसला है तो सवाल दोबारा पूछ लें जल्दी से बेटा, हरी आप, जल्दी जल्दी क्विकली। गुड हो गया, सेट है। ठीक है बच्चों, चलो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको हम कंटिन्यू करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।